A ball of mass 0.2 kg is thrown vertically upwards with an initial velocity of 20 meters per second. Calculate the maximum potential energy it gains as it goes up. ये तो बहुत सिंपल है. आपने इस लेवल से एक बॉल को फेंका, ठीक है, विथ सम वेलोसिटी, दैट मीन्स विथ सम काइनेटिक एनर्जी. मान लिया हाफ ऑफ mv स्क्वायर्ड है. इट गोज टू हाईएस्ट पॉइंट एंड इट स्टॉप्स हियर फॉर अ मोमेंट. मतलब ये एच मैक्स है, मैक्सिमम हाइट. तो इस पॉइंट पे तो इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, मैक्सिमम पी होगी यहाँ पे. और वो कितनी होगी? अरे मैक्सिमम पी तो उतनी होगी जितनी इनिशियल एनर्जी थी उसके पास में. इनिशियली आपने उसको 10 जूल दी, तो एनर्जी पूरी जर्नी में 10 जूल रहेगी, ऊपर आए नीचे जाए कहीं भी हो. हाँ, वो काइनेटिक पोटेंशियल में हो सकती है. तो मैक्सिमम हाइट पे जो काइनेटिक एनर्जी वो तो जीरो है क्योंकि बॉल रुकी है, और उस वक्त सारी एनर्जी हैज बीन कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी. तो आप लिखेंगे एट एच मैक्स, यानी कि मैक्सिमम हाइट, द एंटायर, लिखना नहीं है यार, बस समझा रहा हूं, एनर्जी इज कन्वर्टेड टू पोटेंशियल एनर्जी. तो एनर्जी थी कितनी? एनर्जी थी आपके पास हाफ ऑफ mv स्क्वायर. यही तो थी, यही तो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई. तो ये कितनी थी? 1/2 इंटू 0.2 इंटू 20 इंटू 20. तो ये हो गया 400 का मतलब है 40 जूल इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम. ठीक है जी, ये तो सिंपल था. क्वेश्चन नंबर 2. Question number 2 is stone of mass 500 gram is thrown vertically upward with a velocity of 15 meters per second. Calculate the potential energy at the greatest height similar to the last one. The kinetic energy on reaching the ground, total energy at its halfway point. Okay. तो एक बात सोचो, जब आपने किसी भी स्टोन को ऊपर फेंका तो यहाँ आप उसको के ही दोगे, कुछ काइनेटिक एनर्जी दोगे. हाईएस्ट पॉइंट पे यही वाली के पी में कन्वर्ट हो जाएगी. ठीक है, तो पीई at h max is nothing but half mv squared. यही तो कन्वर्ट हो रही है क्योंकि यहाँ तो काइनेटिक एनर्जी जीरो है, बॉल रुकी हुई है ना 1 सेकंड के लिए. तो ये कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 1/2 इंटू 500. आधा किलो था, चलो मैंने 1000 लिख दिया किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए, इंटू 15 इंटू 15. तो ये हो गया 225. तो यहाँ आ गया और 4 यहाँ पे आ गया, तो ये 56.25 हो गया. तो पहला तो आंसर आपके पास आ गया कि भाई हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पे ग्रेटेस्ट पोटेंशियल एनर्जी. नंबर 2, अब ये वापस ग्राउंड पे आती है. तो जब ये वापस ग्राउंड पे आती है तो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी फिर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी. तो बी का आंसर भी 56.25 जूल होना चाहिए. ठीक है जी. अब वो क्या कर रहा है? वो कह रहा है कि टोटल एनर्जी एट एनी पॉइंट या हाफ पॉइंट, आधा. यहां पे याद रखना हमसे टोटल पूछ रहा है. अरे टोटल तो वही रहेगी जो थी, कुछ काइनेटिक होगी कुछ पोटेंशियल होगी, मुझे उस बात से मतलब नहीं है. मुझसे तो टोटल पूछ रहा है, तो सी का आंसर भी 56.25 जूल ही रहेगा. सी क्वेश्चन नंबर 3. So 3 says a metal ball of 2 kg is allowed to fall freely from the rest from a height of 5 meters above the ground. Taking g is equal to 10 meters per second square. Calculate the potential energy possessed by the ball when it is initially at rest. तो अगर एक मेटल बॉल है, कितने ऊपर है? 5 मीटर ऊपर है. 5 मीटर. तो इनिशियल तो उसके पास सारी की सारी यहाँ तो पी होनी है. ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी तो u एट एच मैक्स हाईएस्ट पॉइंट लिख लेते हैं. ये कितनी होगी? mgh. तो मास कितना है इसका? mgh लिख दिया मैंने इसे. तो मास 2 है, g है 10 और h है इसका 5. तो ये तो आपके पास होनी चाहिए 100 जूल. ठीक है. अब वो क्या कह रहा है कि सेकंड क्या कह रहा है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल जस्ट बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड. अरे ग्राउंड पे जैसे ये हिट करेगी तो पूरी की जैसे ही हिट करने का मतलब ये है कि बस हिट करने वाली है, मतलब चिंदी सा डिफरेंस है, चिंदी सा.
तो जब ये ग्राउंड पे हिट करने वाली होगी तो पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो हो जाएगी, सारी की सारी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। तो के एट ग्राउंड इज ऑल्सो mgh, ठीक है, इज ऑल्सो 100 जूल। पूरी की पूरी 100 जूल जो यहां थी वो यहां काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई जस्ट बिफोर, अभी हिट नहीं किया। What happens to mechanical energy after the ball hits the ground? Mechanical energy जो होती है वो होती है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम। तो जब ये ग्राउंड पे हिट करेगी तो हम कहेंगे, अजम्पशन है कि वापस नहीं, मतलब वो चलती नहीं, देयर इज नो रिफ्लेक्शन फ्रॉम द ग्राउंड। तो हम कहेंगे सारी की सारी एनर्जी एक तो हीट में कन्वर्ट हुई और एक साउंड में, क्योंकि आवाज भी आएगी और हीट भी पैदा होगी। तो हम बोलेंगे द एंटायर एनर्जी is converted to heat and sound energy. Question number 4. So diagram shows a ski jump. इसका वेट है, मास है इसका 60 kg, ठीक है, वेट 60 kg फोर्स है। Stands at point A, top of ski jump. He moves from A and takes off for his jump at B. Calculate the change in the gravitational potential energy of the skier between A and B. तो यहां से लेके यहां तक जब वो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आएगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी तो डिक्रीज होगी ना, कम होगी, ठीक है। वो कहाँ जाएगी, काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी। बट राइट नाउ वी डोंट हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट कि कितनी डिक्रीज हो गई। तो यहाँ पे U1 ले लेते हैं और यहाँ पे U2 ले लेते हैं, ठीक है। तो डिक्रीज मतलब U1 माइनस U2 और mg H1 माइनस mg H2, H1 H2 कहीं भी ले लो फर्क नहीं पड़ता, ये पता होना चाहिए कौन से ज्यादा है कौन से कम है। तो डिक्रीज हो गई mg मतलब उसका 60 इंटू 10 इंटू हाइट 75 माइनस 15, सीधा मैंने डिक्रीज किया है, सीधा मैंने माइनस कर दिया। तो होगी 60 इंटू 10 इंटू 75 माइनस 15 इज 60। तो 6×6 = 36, तो ये हो गई 6 36, तो ये हो गई, और 1 2 3 तो 36,000 जूल हो गई, ठीक है। बुक में जो भी आंसर लिखा हो डजंट रियली मैटर्स, लिख देना वैसे। दूसरा कह रहा है इफ 75% ऑफ एनर्जी इन पार्ट ए बिकम्स काइनेटिक एनर्जी एट बी। अब वो कह रहा है कि यहाँ पे ये जो भी एनर्जी है ना, यही तो एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट होनी चाहिए। वो कह रहा है नहीं, कुछ एनर्जी लूज हो गई है हीट में, ठीक है, साउंड में, तो इसका 75% इज कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी। तो पहले 36,000 का 75% अगर मैं देखूं, 36 1 2 3 इंटू 75 बाई 100, ये 75% है, और ये कन्वर्ट हुआ है काइनेटिक एनर्जी में हाफ ऑफ m इंटू वी स्क्वायर्ड। कैलकुलेट द स्पीड, तो यहाँ पे v निकालना है। तो अब ये तो यार कैलकुलेशन है, अब इसमें तो कोई क्या बताएगा आपको। तो 1 2 1 2 और दिस इज इक्वल टू 1/2, मतलब इसको हटा के 1/2 मतलब मास का मतलब हो जाएगा इसका 30, यहाँ पे लिख लेते हैं 30 इंटू वी स्क्वायर्ड। और अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 15 2s are 30, 15 5, ठीक है जी, और 2 करोगे तो ये हो जाएगा 180। तो 180 इंटू 5 इज 900, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 900 आ जाएगा। तो वी की वैल्यू तो 30 आनी चाहिए, 30 मीटर्स पर सेकेंड। Let's look at question number 5. अब वो कह रहा है हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन takes its water from a lake whose water level is 50 meter above the turbine. Assuming an overall efficiency of 40%, calculate the mass of the water which must flow through the turbine each second to produce power of output 1 megawatt. Okay. अब एक बात इसमें समझिए कि 50 मीटर है और यहाँ पे पानी भरा हुआ है और ये पानी आके टरबाइन को हिट करता है, ठीक है, ये जो भी आपकी टरबाइन है, और ये टरबाइन रोटेट करती है तो बिजली बनती है।
कितनी बिजली बनानी है? 1 मेगावाट, ठीक है, और ये पावर है, ठीक है। तो अगर आपको 1 मेगावाट की बिजली प्रोड्यूस करनी है तो वो कह रहा है कितना पानी फ्लो करना चाहिए पर सेकेंड, ठीक है जी। तो पावर रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 1 मेगावाट, ठीक है। आई होप ये मेगा मिली नहीं है, ओके। तो 1 मेगावाट का मतलब है 10⁶ वाट, ये होता है, ठीक है। अब इतनी पावर चाहिए, यानी कि वर्क डन इतना होना चाहिए पर सेकेंड, राइट। वर्क डन पर सेकेंड, इसके इक्वल चाहिए। अब वर्क डन कौन कर रहा है? ग्रेविटी कर रही है, और कितना है भाई? जितना पानी नीचे आ रहा है 1 सेकेंड में, ठीक है। लेकिन कैच ये है कि ये जो वर्क डन है ना पर सेकेंड का, इसका सिर्फ 40% ही कन्वर्ट हो रहा है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। तो जो भी टोटल वर्क डन है उसका 40% शुड बी इक्वल टू 10⁶ वाट। अब पूरा वर्क डन निकाल लेते हैं। अब मास ऑफ वाटर तो मुझे पता नहीं है, तो m ले लेते हैं, g 10 ले लेते हैं, h 50 ले लेते हैं। ये तो वर्क डन हो गया, ठीक है। अच्छा, अब ऑब्वियसली 1 सेकंड में ही लिखा है कि 1 सेकंड में, तो ये तो वर्क डन हुआ ही हुआ, ठीक है। इसका 40%, 40/100 मस्ट बी इक्वल टू 10⁶ वाट। यहां से हम m की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे m की वैल्यू? ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया और ये कट गया, और ये बचा 100 इंटू 10⁴/5 200, ठीक है जी। या 1000 इंटू 10⁻³ कर लो, तो 200 को काटोगे तो ये तो 5 बचेगा। तो 5 का मतलब है 5 इंटू 10⁻³, तो ये 5000 kg। इतना पानी 1 सेकंड पर सेकंड नीचे आना चाहिए जिससे कि 1 मेगावाट की बिजली प्रोड्यूस हो सके। दैट्स द लॉजिक बिहाइंड इट। 6. The bob of a simple pendulum is imparted a velocity of 5 meters per second at its mean position. सिंपल पेंडुलम तो ऐसे ही चलता है यार, यहां से चलता है, यहां पहुंचता है एक्सट्रीम पोजीशन तक, ये मीन पोजीशन है, फिर यहां से आके यहां चलता है, और उसमें 2-3 चीजें आपको पता करनी होती हैं। एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी तो होती नहीं है क्योंकि रेस्ट पे होता है, पीई मैक्सिमम होती है, और इस पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है और पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। 0 मान लेते हैं हम। अब ये ग्राउंड से कितनी दूर है इससे हमें मतलब नहीं है, हमने मान लिया। इस पोजीशन पे भी यही हाल होता है कि काइनेटिक एनर्जी 0 होगी और पीई सबसे ज्यादा होगी, मैक्सिमम होगी। अच्छा, अब वो क्या कह रहा है? To what maximum vertical height will it rise on reaching the extreme position if 60% of energy is lost in the overcoming the friction? तो अगर कुछ भी ना होता, फ्रिक्शन कुछ ना होता, तो जितनी एनर्जी इसने यहां एक्वायर करी थी, ये पूरी की पूरी एनर्जी यहां पे पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती। तो इसने कितनी एनर्जी एक्वायर करी थी? तो एनर्जी एट मीन पोजीशन, हाफ mv स्क्वायर्ड है ना, ये निकाल लेते हैं। तो ये हो गई 1/2 इंटू m नहीं दिया तो मान लो m इंटू वी स्क्वायर्ड, तो ये 25 हो गई, इतनी। अब वो कह रहा है कि एक्सट्रीम पोजीशन पे सिर्फ इसका 40% ही आएगा क्योंकि 60% तो फ्रिक्शन को फाइट करने में खत्म हो गया। यानी कि इसका 40%, 40/100 ऑफ दिस
शुड बी इक्वल टू mgh इस पॉइंट पे, तो ये वाली हाइट यही h है ना, तो इस पॉइंट पे जब mgh होगी वो होगी 40% ऑफ द काइनेटिक एनर्जी विच इज गेन्ड एट द बॉटम। तो अब ये फायदा है कि यहां से m से m कट गया, और अगर m से m कट गया तो ये 25 से तो ये 4 गया, और 4 से ये 10 गया, और ये यहाँ पे 5 आया है। तो h की वैल्यू जो आई है वो 5/10 आई है। तो 5/10 यानी कि आधा मीटर, हाफ अ मीटर, और 0.5 मीटर। So I think this takes care of your exercise 2C as well.